1 मिनट पहले ही जब उसने अपने छिपे हुए बैंक के नोट विपिन को दिए थे तो उसे दुख हुआ था। वो थोड़ा घबरा भी गया था, लेकिन अभी वो जिस डर को महसूस कर रहा था वो हड्डियां कपा देने वाला डर था। विपिन की बात सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। डर के मारे वो वहीं जम गया था। अगर विपिन उसे पहले से पहचानता भी होगा तो भी इसमें कोई आश्चर्य नहीं था। आखिरकार वो एक कुख्यात ठग था और लोगों में उसके चर्चे होते रहते थे। तो अगर उसने उसे कहीं और लोगों को ठगते हुए भी देखा होगा तो उसमें भी कोई आश्चर्य नहीं था। लेकिन मोहित कर देने वाली आवाज की तकनीक के बारे में तो उसने किसी से कभी कुछ कहा ही नहीं। इस तकनीक के बारे में तो उसके खास लोगों को भी पता नहीं था और उसने इतने सालों में ये बात किसी के सामने उजागर होने भी नहीं दी थी। फिर इस लड़के को इस बारे में कैसे पता चला और कहां से? एक बार उसे अनजाने में ही उस गुप्त तकनीक की विधि हाथ लग गई थी। उसने वो बात सिर्फ अपने तक ही सीमित रखी और वो यकीन से ये कह सकता था कि इस पूरी दुनिया में उसने उस गुप्त विधि के बारे में कभी किसी से कुछ नहीं कहा था। फिर भी सामने वाले को इसकी खबर थी। इस बात से उसे बड़ा झटका लगा। अब उसे विपिन से डर लगने लगा था। इस दुनिया में कई गुप्त तकनीकें होती थी, कोई बाहरी शरीर के लिए, कोई मुकाबले के लिए, तो कोई ध्यान के लिए। उनमें से ज्यादातर आसानी से मिल जाया करती थी, लेकिन कुछ विधियां गुप्त कलाओं में गिनी जाती थी। ऐसी विधियां जितनी मशहूर होती थी उतनी ही दुर्लभ भी। ये दुर्लभ विधियां इंसान की आत्मा पर ही असर डाल सकती थी। उन्हीं में से एक थी मोहित करने वाली आवाज की तकनीक। ये तकनीक सीधे सामने वाले की आत्मा पर असर करती थी। ऐसी तकनीकें चाहे कितने भी छोटे लेवल की क्यों ना हो, उसका असर बहुत तेज होता था और हमेशा कारगर होता था। सामने वाला कितने ही ऊंचे लेवल का हो, कितना ही शक्तिशाली हो, ऐसी तकनीकों का सामना बिना किसी जानकारी के नहीं कर सकता था। पहले भी एक बार पकड़े जाने पर उसने इसी तकनीक का इस्तेमाल करके एक लेवल 7 के लड़ाकू को हरा दिया था। यहाँ भी उसने विपिन के साथ वही करना चाहा ताकि विपिन उसकी दुख भरी आवाज से मोहित होकर उसकी जान बख्श दे। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि विपिन इस तकनीक के बारे में पहले से ही जानता होगा। न सिर्फ वो बेअसर रहा बल्कि विपिन को तो उसकी पूरी जिंदगी के बारे में पता था। एक भी चीज ऐसी नहीं रही जिससे वो बेखबर हो। किसी को भी सब कुछ कैसे पता हो सकता था? मास्टर को तो ऐसे लग रहा था जैसे वो विपिन के सामने बिना कपड़ों के खड़ा था। ऐसे इंसान से वो कैसे न डरे? 1 मिनट पहले उसे डर लग रहा था, अब तो उसे दहशत महसूस होने लगी थी। विपिन ने कहा, तुम्हें ये सोचने की कोई जरूरत नहीं है कि मुझे इतना सब कैसे पता चला। तुम तो बस ये समझ जाओ कि मुझे सिर्फ यही नहीं, तुम्हारे बारे में और भी बहुत कुछ पता है। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी और कई सारी चीजें मुझे सब पता है। मैं तुम्हें जिंदा छोड़ सकता हूँ, लेकिन आज के बाद अगर मुझे ये पता चला कि तुम फिर से लोगों को ठग रहे हो और उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हो, तो याद रखना अगली बार तुम्हारी मौत ही आएगी। इतना कहकर उसने मास्टर को एक किक मारी। एक जोर की आवाज हुई और फिर मास्टर की चीख गूंज गई। अमित को अपनी पसली के टूटने का एहसास हुआ और उसे महसूस होने लगा कि उसकी चेतना धीरे धीरे उसके शरीर और नाड़ियों से बहकर बाहर निकल रही थी। उसकी इतने सालों की मेहनत से इकट्ठी की हुई चेतना बर्बाद हो गई थी। मेरा विकास, मेरी चेतना। बिना ताकत के वो चाहकर भी किसी को बेवकूफ नहीं बना सकता था। उसके पास कोई तकनीक करने की ताकत बची ही नहीं थी। अपनी ताकत को खत्म होते देख उसके मन में विपिन के लिए नफरत पैदा हो गई थी, लेकिन वो चाहकर भी उसे ना तो कुछ कह सकता था और ना ही उसका कोई नुकसान कर सकता था। विपिन कुछ ज्यादा ही खतरनाक था। ये लड़का इंसान नहीं था, शैतान था जो नर्क से यहाँ आया था। और एक इंसान भला एक शैतान से कैसे लड़ सकता था? भले ही उस शैतान ने उसकी चेतना नष्ट क्यों ना कर दी हो। भागो यहाँ से। अपने आज के मिले पैसों को लेकर और उस ठग को सबक सिखाने के बाद विपिन तेज कदमों से स्कूल की तरफ चल दिया। सामने वाला सिर्फ एक ठगी तो था, तो उसे मारकर अपने हाथ गंदे करने की क्या जरूरत थी? जब तक वो अपने कमरे में पहुंचा तब तक रात का 1 बज चुका था। हालांकि विपिन को जरा भी थकान महसूस नहीं हो रही थी। आज ही के दिन में बहुत कुछ हो गया था। एक के बाद एक घटनाएं होती ही जा रही थी। अगर उसके पास लाइब्रेरी ना होती तो वो आज एक भी घटना का सामना नहीं कर पाता। चलो देखें तो मास्टर राजेंद्र के घर से मिली लेवल 6 की विधियां हैं कैसी, उनका कुछ हो भी सकता है या नहीं। मास्टर राजेंद्र के घर पर तो विपिन स्वर्ग का सुनहरा शरीर तकनीक को ही पूरा करने में व्यस्त था, इसलिए उसने लाइब्रेरी में दर्ज करने के बाद लेवल 6 की एक भी विधि को दोबारा नजर मारकर नहीं देखा था। अब जाकर उसे थोड़ा खाली समय मिला था। यह अच्छा मौका था उन विधियों को एक बार ध्यान से पढ़कर देख लेने का। जल्दी ही उसने उन 10-12 विधियों में से सही हिस्से निकालकर अलग कर लिए, लेकिन उन हिस्सों को देख देख कर विपिन का सिर चकरा रहा था। विपिन ने निराश होकर सिर हिलाया। एक भी विधि किसी दूसरे से नहीं जुड़ती है। अगर मैंने इतनी बिखरी हुई विधि के हिसाब से ध्यान लगाकर विकास किया तो मेरी तकनीक जरूर खराब हो जाएगी और मैं मर भी जाऊंगा। भले ही उसके पास 10-12 विधियां थी, लेकिन उन सभी में बहुत गलतियां थी। उन सभी के सही हिस्से निकालकर भी एक सही विधि पूरी तरह से नहीं बन सकती थी।
अगर बनाई तो भी उसमें कई छेद रह जाएंगे और उससे विकास करना नामुमकिन होगा। मुझे पहले और विधियां ढूंढनी ही पड़ेंगी। सही तकनीक ना बना पाने पर भी विपिन घबराया नहीं। उसने ये काम फिर किसी दिन के लिए छोड़ दिया और समय बर्बाद करने की बजाय पहले के 3 लेवल की तकनीक को फिर से करके देखने लगा। जब उसने तीनों लेवल की प्रैक्टिस फिर से कर ली, उसके बाद ही वो सो पाया। अगले दिन विपिन को नहीं पता था कि जब वो मार्केट में घूम रहा था तभी यहाँ स्कूल में अभी के दादा के बगीचे में कोहराम मचा हुआ था। दादाजी, आपको मेरी मदद करनी ही होगी। आप मेरी ही परेशानी को हल कर सकते हैं। आंखों से आंसू और नाक से पानी बहाते हुए अभी की चीखें आसमान तक गूंज रही थी। एक श्रेष्ठ का पोता होने के कारण वो चांदी का चम्मच मुंह में लेकर ही पैदा हुआ था। उसकी कोई ख्वाहिश ऐसी नहीं थी जो पूरी ना की गई हो। ऊपर से टैलेंट होने की वजह से दूसरे लोग हमेशा उसकी इज्जत करते थे। आज तक उसे हार का सामना नहीं करना पड़ा था, लेकिन आज जो हुआ वो तो उसके लिए मौत के समान था। आज की घटना के बाद उसका आग बबूला होकर चिल्लाना तो स्वाभाविक था। ये तो अच्छा हुआ कि उसने गुस्से में स्कूल को आग नहीं लगा दी। पहले तो जब वो उस विपिन को सबक सिखाने गया तो उस पागल अनुराग ने उसे सुअर की तरह मारा। फिर जब वो खाना खाने के लिए और मन हल्का करने के लिए बाहर गया तो वहां उसे विपिन को प्रशा के साथ खाना खाते देखना पड़ा। वहां हुआ अपमान तो फिर भी झेल जाता, लेकिन हद तो तब होगी जब उसी के पालतू शेर ने उस पर हमला किया, वो भी उस बेकार विपिन के कहने पर। दादाजी, आपने तो कहा था कि ये शेर आपका पालतू है और मेरी रक्षा करेगा। मैंने इसे उस बेकार विपिन को सबक सिखाने के लिए बोला था, लेकिन इसने न सिर्फ मेरी बात को अनसुना किया, उल्टा उस विपिन के कहने पर मुझे ही पीट दिया। वो जितना उस घटना को याद करता था उसे उतना ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो सब करके अभी रोने भी लग गया था। ये खूंखार जंगली शेर इतने लंबे टाइम से हमारे परिवार का पालतू बना रहा और हमसे अपनी जरूरत की चीजें लेता रहा, लेकिन जब एक जरूरी पल में हमें इसकी जरूरत पड़ी तो हमारी मदद करने की बजाय उल्टा दुश्मन की मदद करने लगा। अभी के दादा श्रेष्ठ गोविंद ये सब सुनकर उलझन में पड़ गए। वो शेर को ध्यान से देखने लगे। यूं तो ये हमारी बात आराम से मान जाता है। जंगली जानवरों को काबू में करने की तकनीक में उनका लेवल साधारण था और उन्हें उसमें महारत हासिल नहीं थी। अगर वे जंगली जानवरों को शांत कर उन्हें पालतू बना भी लेते थे तो भी उनसे अपना मन मुताबिक कुछ करवा नहीं सकते थे। वो जानवर और वे खुद बराबरी के लेवल के होकर ही बात कर पाते थे। उनका संबंध मास्टर और नौकर का नहीं था, इसलिए शेर ने कभी उनकी भावनाओं को खुद से ज्यादा महत्व नहीं दिया था। वो वही करता था जो खुद करना चाहता हो। अपनी मर्जी के खिलाफ वो कोई काम नहीं करता था। लेकिन जो भी हो, उन्होंने उससे कहा था कि उनके पोते की रक्षा करना। फिर उसने क्यों किसी बाहर वाले की बात मानकर अभी पर ही हमला किया। अभी को देखकर शेर ने अपना सिर ऊपर किया और एक जोर की दहाड़ लगाई, जैसे वो अपने इस काम पर बहुत खुश था और उसे ऐसा करने पर गर्व हो रहा था। शेर की ऐसी हरकतें देखकर अभी के घाव 10,000 गुना और गहरे हो गए। जब वो विपिन के साथ था तब विपिन का हाथ एक पालतू कुत्ते की तरह चाट रहा था, उसे मास्टर की तरह इज्जत दे रहा था और अब अभी को देखते चिल्ला रहा था। ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे वो खुद ही राजा हो और अभी और उसके दादा उसके नौकर। मेरे दादा तुम्हारे पालतू हैं या तुम उनके पालतू हो? जंगली शेर को इस तरह हरकतें करते देख अभी के दादा को ये समझ आ गया था कि शेर अपने किए पर अड़ा हुआ था और वो उनकी बात नहीं मानेगा। इसलिए गुस्से से लाल चेहरे होने के बाद भी उन्होंने मामले को शांत करने की कोशिश की। मैं शेर से इस बारे में बात करूंगा, अभी तुम यहाँ से जाओ। अभी जान गया था कि शेर और उसके दादा बराबरी के ही थे, इसलिए वे उसे सबक नहीं सिखा सकते। इसलिए उसने शेर के किए का मुद्दा वहीं खत्म किया और फिर विपिन का मुद्दा पकड़ लिया। दादाजी, इस बार मेरी जगह आपको उस विपिन को सबक सिखाना ही होगा। मैं तो कहता हूँ कि उसका टीचर का लाइसेंस ही रद्द करा दीजिए और स्कूल से निकलवा दीजिए। एक ऐसा टीचर जिसे टीचर एग्जाम में 0 नंबर मिले हों। उसने अभी को इतना शर्मिंदा किया और उसे इस तरह से घायल कर दिया। उसकी इज्जत पर लगे इस दाग को कोई चीज नहीं साफ कर सकती। विपिन को इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। गोविंद ने कहा, चिंता मत करो, मैं इस मामले को संभाल लूंगा। लेकिन ये विपिन, पता नहीं उसे कौन सी किस्मत का पिटारा हाथ लग गया है। उसने इस साल 5 बच्चों को अपना स्टूडेंट बना लिया है। बिना किसी कारण के मैं भी उसका लाइसेंस रद्द नहीं करा सकता। टीचरों की सूची में दाखिला मिल जाने के बाद विपिन भी एक टीचर बन चुका था और कोई श्रेष्ठ चाहे तो वो शिक्षा ब्यूरो के हेड क्यों ना हो, कोई भी बिना किसी गंभीर कारण के उसका लाइसेंस रद्द नहीं करा सकता था। ये सब सोचकर गोविंद को भी शक होने लगा कि वो ये मुद्दा सुलझा भी पाएगा या नहीं। पिछली बार 0 नंबर मिलने के बाद सभी को यही लगा था कि इस बार भी उसे कोई स्टूडेंट नहीं मिलेगा। लेकिन सभी की सोच के विपरीत न सिर्फ उसे स्टूडेंट मिल गए, बल्कि उनमें से कुछ तो टॉप 100 की सूची में थे।
अगर सब लोगों ने वो सूची अपनी आंखों से ना देखी होती तो यकीन ही ना करता, बल्कि शिक्षा ब्यूरो की सूची आने के बाद उसे यकीन नहीं हो रहा था। ये आदमी, इसने सब किया कैसे? ये सब तो सोच के भी परे था। ये विपिन नहीं था तो आखिर कौन था?